Bismillahirrahmanirrahim. So here we are with the solutions and explanation of your first mock test. So starting with the first question, which was basically the 81 in your paper. Which formula could symbolize the empirical formula and the molecular formula of a certain compound? हमने हर ऑप्शन में पेयर दिए हैं और हमने ये कहा है कि ये देखिए कि कौन सा पेयर ऐसा है जिसमें मॉलिक्यूलर और उसी का एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने मिलाया है। तो अगर आप ऑप्शन ए देखेंगे तो दिस वाज CH2 और उसके साथ लिखा है C3H6। तो अगर आप देख लें तो C3H6 में से अगर हम 3 कॉमन निकाल दें तो बीच में CH2 बचेगा, विच इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, उसके साथ वही लिखा हुआ। जबकि बाकी ऑप्शंस में C4H8 और CH3 लिखा है, हालांकि C4H8 का भी एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2 ही बनता है और इसी तरह C6H14 का भी एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो C2H5 का मतलब नहीं बनता, बनता है C3H7। तो इस तरह बाकी तीनों ऑप्शन और आखिरी प्रोनाउंस हैं वो तो हो नहीं सकते। तो ए इज द राइट ऑप्शन। फिर इसके बाद 82 में हमसे कहा गया है विच मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, they form solution that are when metal oxide react with water they form solution that are। तो भाई एक चीज याद रखनी है, बार बार सिलेबस के दौरान भी रिपीट हुई थी इनऑर्गेनिक में, कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड्स बनाते हैं तो मोस्टली दीज मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, और जब नॉन मेटल्स बनाते हैं तो वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। मोस्टली का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस। तो एक जनरल बात यह है कि दे आर नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक एंड मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक। तो इस हिसाब से जब मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन वाटर से तो उसका जो सोल्यूशन बनेगा, क्योंकि वो वाटर में जाकर पानी के OH से रिएक्शन करेगा, तो हम सबको पता है कि मेटल के ऑक्साइड्स और मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड्स ये दोनों के दोनों बेसिक होते हैं। इसलिए जब कोई मेटल पानी में जाएगा तो अपना मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा जो कि बेसिक इन नेचर होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी इधर बहरहाल अभी ऑक्साइड का काम नहीं था, यहाँ हाइड्रो ऑक्साइड का था, लेकिन ये मैंने इसलिए बताया कि ये आगे भी काम आएगा। तो मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड ये दोनों बेसिक इन नेचर होते हैं। यानी जैसे मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बेस है तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड भी बेस है। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बेस है तो कैल्शियम का ऑक्साइड भी बेस है। ठीक है। इसके बाद आइए हाई आयनाइजेशन एनर्जीज आर नॉट द फीचर्स ऑफ डैश मेटल्स। यानी कौन से मेटल पीरियोडिक टेबल के ऐसे हैं जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई नहीं होती है। तो आपने आयनाइजेशन एनर्जी का जो ग्रुप और पीरियोडिक ट्रेंड था उसके मुताबिक ये ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हुए डिक्रीज होती है और लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए इंक्रीज होती है। इसका मतलब है जो मेटल पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट पर होंगे उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम होगी, जो कि एस ब्लॉक एलिमेंट है या अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल है। इनके चैप्टर में बात की कही गई थी कि ये सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करके कैटाइन बनाते हैं क्योंकि इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम है। तो अब जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें चूंकि अल्कली लिखा हुआ है इसलिए दैट इज द राइट ऑप्शन और ये है ए। Which of the subsequent salt will hydrolyze in water to prepare basic solution? 3 सॉल्ट दिए गए हैं, कौन पानी में जाकर बेसिक सोल्यूशन बनाएगा। देखिए इसका हिसाब किताब बड़ा आसान है। जब आप सॉल्ट लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले लिखा जाता है कैटाइन और फिर लिखा जाता है एनाइन। ये कैटाइन होता है, ये एनाइन। तो जो कैटाइन है उसमें पानी के OH से मिलना है क्योंकि OH पे नेगेटिव चार्ज है, कैटाइन पे पॉजिटिव चार्ज है, और जो एनाइन है सॉल्ट का उसमें पानी के H से मिलना है। तो एनाइन बनाएगा एसिड, इसीलिए सॉल्ट एनालिसिस में एनाइंस को एसिडिक रेडिकल कहते थे, और कैटाइन बनाएगा बेस। तो अब इस हिसाब से देखिए अव्वल तो NaCl इज अ न्यूट्रल सॉल्ट, वो हाइड्रोलिसिस करता ही नहीं है, इसलिए उसको तो इस खेल में आप शामिल ही ना करें। बाकी कॉपर सल्फेट से कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा और सल्फेट से सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। मेरे ख्याल में ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं कि सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो सोल्यूशन जो है वो जाहिर सी बात है एसिडिक हो जाएगा।
लेकिन जब आप करेंगे बात इसकी K3PO4 की, तो K से बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और PO4 से बनेगा H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड। ये वीक होता है और KOH दो ही तो स्ट्रॉन्ग है, बेस आपको रखवाए गए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ओवरऑल सोल्यूशन हो जाएगा बेसिक, इसलिए हम इसे कहेंगे ऑप्शन सी। How many moles of H positive ions are present in 1 liter of a 5 molar solution of HCl? देखिए, अगर आपके पास HCl का सोल्यूशन है तो आपको ये याद रखना है कि HCl पानी में जाकर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना HCl होगा उतना ही H पॉजिटिव आयन बनेगा। ठीक है ना, और 5 मोलर में है तो 5 मोलर का मतलब ये है 5 मोल्स पर लीटर, और उन्होंने आपको सोल्यूशन भी 1 लीटर ही दिया है, तो एवरीथिंग इज सेट। 5 मोलर का मतलब है 5 मोल HCl और उससे 5 मोल H पॉजिटिव बनेगा। तो अब अगर आपसे ऑप्शन देखा जाएगा तो सीधा सीधा 5 है, इसमें तो कोई हमने डॉज ही नहीं दिया। हाँ, अगर फर्स्ट कर लें हम यहाँ H2SO4 लिख देते, तो अगर सोल्यूशन 5 मोलर होता तो उससे चूंकि 2 H पॉजिटिव आयन बनते तो फिर आंसर डबल करना पड़ता। बट यहाँ तो जो हमारे सोल्यूशन की कंसंट्रेशन वही हमारे H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन, सो योर आंसर इज 5, दिस इज ऑप्शन ए। फिर हमने कहा व्हाट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इज फॉर्म्ड व्हेन 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन प्रॉपर कंबाइंड विद इनफ क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन अंडर सुटेबल कंडीशंस। तो अगर हम अमोनिया का वॉल्यूम बताना चाहते हैं, अगर इस इक्वेशन के मुताबिक नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन गिव्स यू अमोनिया, इस इक्वेशन के मुताबिक वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप है, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम पूछा है। नाइट्रोजन का जितना भी वॉल्यूम होगा अमोनिया का वॉल्यूम उससे डबल हो जाएगा। इसका 1 वॉल्यूम हो तो इसका 2 बनेगा, तो अगर इसका 22.4 होगा तो इसका 44.8 बनेगा, एंड दैट इज आवर ऑप्शन सी। 86 में ऑप्शन सी हो गया। ठीक हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं 87। 87 में कहा है व्हाई डू ग्रेफाइट एंड डायमंड हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम सबको याद होगा कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन है, और कार्बन है का मतलब ये है कि दे आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, दे हैव सेम केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, उन्हीं को एलोट्रॉप्स कहते हैं। तो अब सवाल ये पैदा हुआ कि एलोट्रॉप्स जब एक ही एलिमेंट है तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होने की वजह क्या है। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होने की वजह ये होती है कि हमने आपसे कहा था कि इनके स्ट्रक्चर में एटम्स अलग अलग शेप्स में एक दूसरे के साथ मिलकर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो और उस वो अलग अलग शेप्स बनाने की प्रॉपर्टी ही तो कैटिनेशन कहलाती है, जो कार्बन में सबसे ज़्यादा है। तो इन दोनों एलोट्रॉप्स में कार्बन एटम्स एक दूसरे से मुख्तलिफ अंदाज से बॉन्डिंग करते हैं, यानी हर कार्बन अलग अलग तादाद के कार्बन एटम्स के साथ होगा। आपको भी याद है डायमंड में हर कार्बन के साथ 4 कार्बन अटैच होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट में एक कार्बन के साथ 3 कार्बन मिलते हैं और वो हेक्सागोनल रिंग्स बनाता है विच कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। तो ये परसेप्शन जहन में रखते हुए अब ऑप्शन देखें। पहला ऑप्शन दिया उन्होंने डायमंड हैज अ जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बट ग्रेफाइट हैज नॉट। पहली बात, इन ऑप्शन से ही थोड़ी थोड़ी आपको मजीद नॉलेज मिलती है जो हो सकता है किसी और एमसीक्यू में काम आए। पहली बात, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों के स्ट्रक्चर जाइंट हैं, दोनों में कंटिन्यूस स्ट्रक्चर है। डायमंड के अंदर हर कार्बन 4 कार्बन के साथ टेट्राहीड्रल बॉन्डिंग के जरिए जुड़ता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और फिर ये कंटिन्यूस रहता है। और फिर जो अगले कार्बन है वो मजीद 4 से जुड़े हुए हैं, फिर उससे अगले वाले मजीद 4 से, और इसी तरह ग्रेफाइट में भी इनफाइनाइट शीट्स बनती हैं हेक्सागोनल रिंग्स की। तो दोनों ही का जाइंट स्ट्रक्चर है। डायमंड अकर्स नेचुरली बट ग्रेफाइट इज मेड आर्टिफिशियली, ये भी बिल्कुल गलत बात है, दोनों चीज़ें नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं। ग्रेफाइट आयनिक है जबकि डायमंड कोवलेंट है, ये भी फजूल बात है, दोनों ही कोवलेंट है। ठीक है ना, तो ये तो तीनों बातें गलत निकली। आखिरी बात, दे कंटेन कार्बन एटम्स कम्प्लीटली बॉन्डेड टू डिफरेंट नंबर ऑफ अदर कार्बन एटम्स, दैट्स द पॉइंट। ग्रेफाइट में हर कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ा है क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और डायमंड में, और ग्रेफाइट में हर कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा है बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दिस इज माय आंसर। 88 88 में कहा गया कि एलिमेंट जो है वो एक आयन बनाता है जिसका फॉर्मूला x-1 है, अच्छा सॉरी x-3 है, और आप बताइए वो पीरियोडिक टेबल के किस
ग्रुप में होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है इतना हम सबको पता है, जिसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके -3 के चार्ज वाला एनायन बनाएगा, और ऐसा एलिमेंट ग्रुप 5 में होगा। तो इसका ग्रुप होना चाहिए ग्रुप 5, और ये ऑप्शन जो है सी है, ऑप्शन सी। फिर limestone react with hydrochloric acid changing which conditions does not affect the rate of reaction। देखिए कोई इक्वेशन नहीं दी गई है, लेकिन क्या कोई दुनिया में बेवकूफ़ होगा जिसको ये ना समझ आ रही हो कि लाइमस्टोन स्टोन इज सॉलिड ना। अगर किसी ने नहीं भी सुना हुआ तो लफ्ज लाइमस्टोन से ही पता चल रहा है कि ये चूने का पत्थर कहलाता है, सॉलिड है। तो अब आप मुझे बताइए कि रिएक्शन में सॉलिड इन्वॉल्व हो तो फिर प्रेशर का उस पर कोई असर नहीं होता। प्रेशर सिर्फ उन रिएक्शंस के रेट पर इम्पैक्ट रखता है जो गैसेस के दरमियान हो। इसलिए जैसे ही आपने देखा कि अच्छा, इसके अलावा एक और भी अकलमंदी की बात है जो हो सकता है हमें से कुछ को ना पता हो। व्हेन आई से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, याद रहे एसिड का मतलब ही यही है कि द सब्सटेंस इज इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, जब तक कोई चीज़ पानी में डिजोल्व नहीं की गई वो एसिड नहीं बनती। इसलिए लाइमस्टोन सॉलिड, HCl लिक्विड, प्रेशर के इफेक्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी हर चीज़ का इफेक्ट होगा, एसिड की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे रेट पर फर्क पड़ेगा, लाइमस्टोन का पार्टिकल साइज यानी सरफेस एरिया चेंज करेंगे फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर से तो हर रिएक्शन पर फर्क पड़ता है। तो सिर्फ एक प्रेशर ऐसी चीज़ है जो कोई असर नहीं रखेगी अंडर दिस कंडीशन। फिर हमने आपसे कहा एक पार्टिकल है जिसमें 34 प्रोटॉन्स हैं, 45 न्यूट्रॉन्स हैं, 36 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बताइए उसका सिंबल क्या होगा। तो अगर आप यह देख लें कि 34 प्रोटॉन्स और 45 न्यूट्रॉन्स जमा कर दिए जाएं तो 79 मास नंबर बनता है। इसका मतलब है वो जो भी एलिमेंट है या वो जो भी पार्टिकल है उसका एटॉमिक नंबर 34 है और मास नंबर 39 है। यानी ये Z हो गया और ये A हो गया। तो A ऊपर होता है, Z नीचे होता है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन 36 है यानी प्रोटॉन से 2 ज्यादा है तो उसके ऊपर -2 का चार्ज होगा, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। इस हिसाब से उसका सिंबल होना चाहिए। अब चूंकि एलिमेंट तो सिलीनियम है, चारों में वही है, इसका मतलब है वो सिलीनियम है, हमें उसके तो नाम से तो कोई दिलचस्पी नहीं थी। 34 नीचे, 79 ऊपर और -2 चार्ज, और ये ऑप्शन हमें नजर आ रहा है सी में। तो 90 के अंदर ऑप्शन सी। फिर इसके बाद एक डायग्राम दी गई है जिसमें हमें कहा गया है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है केमिकल रिएक्शन की, 2 एनर्जी चेंजेस आर लेबल्ड एज एक्स एंड वाई। इस डायग्राम में, दिस इज नाउ 91, इस डायग्राम में आपको ये रिएक्टेंट है, ऐसे करके हमने प्रोडक्ट शो किया है। सो दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट, और उन्होंने आपसे कहा है कि ये एनर्जी एक्स है और ये एनर्जी वाई है। तो अब तबसरा क्या हो रहा है, which statement is correct? The activation energy of the reaction is x plus y। याद रहे एक्टिवेशन एनर्जी वो होती है जो रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के दरमियान होती है, यानी इस डायग्राम के मुताबिक एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ x है, x प्लस y नहीं है। The enthalpy change of the reaction is x। तो enthalpy change रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डिफरेंस होता है और वो इस वक्त y है, x नहीं है। The enthalpy change of the reaction is x plus y, ये भी गलत है, जब हमने कह दिया enthalpy change सिर्फ y है तो x plus y नहीं हो सकता। The reaction is exothermic। यस, अगर रिएक्टेंट की enthalpy ज़्यादा और प्रोडक्ट की कम हो तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। सो द ऑप्शन इज डी। ये हो गया 91। फिर इसके बाद हम 92 पर आ जाते हैं। अब 92 वाला कहता है कि इन विच ऑफ दीज इक्विलिब्रिया इज द फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर्ड बाय एन इंक्रीज इन प्रेशर। याद अभी भी बात हुई, प्रेशर उन रिएक्शन में इम्पैक्ट करता है जो गैसेस के दरमियान हो। ये चारों इक्वेशन गैसेस हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद इसका उसूल ये है कि जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं प्रेशर उस साइड को फेवर देता है। तो उन्होंने कहा फेवर करना है फॉरवर्ड रिएक्शन को। तो इसका मतलब है प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स अगर कम होंगे रिएक्टेंट से तो ऐसे रिएक्शन में हम प्रेशर बढ़ाने से फेवर हासिल करेंगे। तो हम एक एक इक्वेशन देखें। पहली इक्वेशन में HI वाली इक्वेशन है, उसमें तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं। दूसरे की इक्वेशन में प्रोडक्ट के मोल्स ज़्यादा हैं रिएक्टेंट से, तो सवाल पैदा नहीं होगा। तीसरी इक्वेशन वो है C वाली जिसमें हमें रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं 2 + 1 और प्रोडक्ट में दिए गए हैं 2। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 3 है। तो चूँकि
नंबर ऑफ मोल्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम हो रहा है, इसलिए प्रेशर बढ़ाने से इस रिएक्शन को फेवर मिलेगी। तो 92 का सही जवाब हो गया सी। डी में भी अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है, तो वो हमारा सही जवाब नहीं हो सकता। 93, two esters have the same molecular formula C3H6O2. What are the names of these two esters? देखिए जब आपके सामने फॉर्मूला C3H6O2 आ गया तो कम से कम ये तो पता चल गया उस एस्टर में 3 कार्बन है। ठीक है, अब नाम देखिए, पहला नाम लिखा है मिथाइल इथानोएट। मिथाइल इथानोएट जो है उसमें या तो स्ट्रक्चर बनाकर देख लें, और अगर ज़्यादा अक्लमंद है तो मिथाइल में 1 कार्बन, इथानोएट में 2 कार्बन, इसका मतलब है टोटल 3 कार्बन, तो ये तो हो सकता है। फॉर्मूला पूरा लिख कर आप मजीद चेक कर लें, इसमें 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो कम से कम 1 तो है इसमें। सेकेंड ऑप्शन दिया है इथाइल प्रोपानोएट, बनाने की भी जरूरत नहीं है, इथाइल में 2 कार्बन आए, प्रोपानोएट में 3 कार्बन, टोटल 5 कार्बन वाला एस्टर है ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन 3 है इथाइल मिथानोएट। इथाइल मिथानोएट ऐसे बनता है, इसमें भी 3 कार्बन है, और फॉर्मूला चेक करके देख लीजिए ये भी पूरा उतर रहा है। अलबत्ता लास्ट प्रोपाइल मिथानोएट में टोटल 4 कार्बन आ रहे हैं, 3 प्रोपाइल में, 1 मिथानोएट में, तो 2 और 4 तो हो ही नहीं सकते। 1 और 3 मैंने आपके सामने बनाकर दिखा दिए कि इनका फॉर्मूला C3H6O2 है, तो सही जवाब है ऑप्शन डी 1 एंड 3। इसके बाद हमने कहा व्हेन क्रैक्ड 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड X प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ प्रोटीन एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इज X? भाई खुद सोचिए, वो आपसे कहते हैं कि आपका जो कंपाउंड X है जब उसकी क्रैकिंग की गई तो उससे हमें मिला C3H6 और H2। तो अब ये जानना चाहते हैं कि ये X कौन है, तो भाई H2 को वापस C3H8 के साथ मिला दीजिए, तो क्या बन जाएगा C3H8। तो C3H8 इज एन अल्केन, तो सही जवाब हो गया अल्केन, विच इज ऑप्शन। इसके बाद हमने कहा 95 में है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग कार्बोक्सिलिक एसिड विद एन अल्कोहल। याद रहे जब भी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड किसी अल्कोहल से मिलता है, दिस रिएक्शन इज एस्टेरिफिकेशन, और इस रिएक्शन में अल्कोहल का H और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH मिलकर वाटर बनाते हैं, और उन वाटर के एलिमिनेट होने से पीछे बनता है एस्टर, यानी हर ऐसे कंपाउंड में ये एस्टर ग्रुप COO ग्रुप बनेगा। आपकी टास्क ये है कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें चेक करके देखिए कौन से ऑप्शन में ये ग्रुप मौजूद नहीं है। ए में साफ नजर आ रहा है, वो डब्बे डब्बे बने हुए उनके बीच में COO नजर आ रहा है। बी में बिल्कुल कोने पे COO मौजूद है, नाम बनाए तो इथाइल मिथानोइड बनेगा। डी में भी नजर आ रहा है। सी वाहिद ऑप्शन है जो एक एल्डिहाइड है, उसमें COO ग्रुप कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो दिस इज द राइट आंसर। 96, विच ऑफ दी पॉलीमर इज ए प्रोटीन। देखिए चारों पॉलीमर है, कैसे पता चले कौन प्रोटीन है? सिर्फ एक बार, प्रोटीन इज दी पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड्स में अमाइनो ग्रुप यानी नाइट्रोजन होता है, तो जिसके फॉर्मूले में नाइट्रोजन होगा वही प्रोटीन हो सकता है। आपने ऑप्शंस देखे, डी वाले ऑप्शन में नाइट्रोजन है, दैट इज प्रोटीन, सिंपल बात। ज़्यादा लंबा चौड़ा इसलिए भी करने की जरूरत नहीं कि उन्होंने फॉर्मूले लिख के दिए, वो भी तो समझदार है ना। अगर कोई और कंफ्यूजन डालनी होती तो स्ट्रक्चर बनाते, उन्होंने तो फॉर्मूले लिख कर दिए इसी चेक में कि सिर्फ बच्चे को ये देखना है जिसमें नाइट्रोजन होगा प्रोटीन वही होगा। फिर 97, in the addition polymer polypropene what is the simple mole ratio of carbon hydrogen to carbon atoms to hydrogen atom? याद रखिए एडिशन पॉलीमर की कैरेक्टरिस्टिक में खासतौर पर कहा गया था कि इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ मोनोमर एंड पॉलीमर इज सेम। तो मोनोमर कौन है? प्रोपीन। प्रोपीन का फॉर्मूला क्या है? C3H6। क्या रेशियो बनता है? 1:2। कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 6, इसका मतलब सिंपल रेशियो क्या है? जितने कार्बन है हाइड्रोजन उससे डबल है, तो 1:2 का रेशियो हुआ। तो अब 1:2 का रेशियो ऑप्शन ए में मौजूद है। उन्होंने आपको गड़बड़ाया किस तरह है कि ऑप्शन डी सी में क्या लिखा हुआ है 3 and 6, जो कि प्रोटीन का एक्चुअल फॉर्मूला है। तो बच्चे कहें हाँ प्रोटीन तो C3H6 होता है, हाइड्रोजन 6 कार्बन 3, यही सही होगा। तो हमने ऊपर खास तौर पर कहा यू नीड टू टेल अस द सिंपलेस्ट रेशियो। 3:6 इज नॉट सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट का मतलब होता है जिसमें से मजीद कॉमन नहीं निकल सकता, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन 1, 2 इज द राइट आंसर।
98 cesium is a group 1 metal, alkali metal है. Which reaction involving this element would not produce hydrogen? 4 रिएक्शन लिखे हुए हैं, उन्होंने कहा इनमें से कौन सी रिएक्शन से हाइड्रोजन नहीं बनता. हमने आपके साथ दो कहना चाहिए कि डॉच किए हैं यहाँ पर. एक तो एलिमेंट अल्कली मेटल में से वो ले लिया जिसका नाम बहुत कम आता है ताकि आप कंफ्यूज हो, वरना अगर सोडियम कहते तो शायद रिएक्शन वैसे ही याद होते हैं हमें. तो इसलिए जहन में ये रखिएगा कि नाम सीजियम का है, काम वही है जो सोडियम और पोटेशियम करते हैं. तो पहला है एडिंग सीजियम टू इथेनॉइक एसिड. हम सबको पता है मेटल और एसिड आपस में रिएक्शन करें तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है. इट्स अ वेरी फेमस रिएक्शन. आपने इससे नेसेंट हाइड्रोजन में पढ़ा था, जिंक प्लस HCl फॉर्मिंग जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन. तो जब भी मेटल एसिड से मिलते हैं और रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल ये काम नहीं कर पाते, लेकिन ये तो पूरे पीरियोडिक टेबल की सबसे रिएक्टिव मेटल है. तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, तो इस हिसाब से इस रिएक्शन में तो हाइड्रोजन बनेगी. एडिंग सीजियम टू वाटर, ये रिएक्शन आपने पढ़ा भी है इस ब्लॉक में. जब पानी के अंदर मेटल्स को डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस और मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है. इलेक्ट्रोलाइजिंग एक्वस सोडियम सीजियम क्लोराइड, आप इसको यूं पढ़ लें एक्वस सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड की हमने एक्वस सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस की थी कहाँ, कार्सन कैलर प्रोसेस में. उसमें प्रोडक्ट क्या बनते हैं, कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस. तो यहाँ बनेंगे सीजियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस. तीसरा इलेक्ट्रोलाइजिंग मोल्टन सोडियम क्लोराइड सीजियम क्लोराइड. अगर आपके पास सीजियम क्लोराइड मौजूद है और ये मेल्ट किया हुआ है तो इससे कैथोड पर सीजियम मिलेगा, एनोड पर क्लोरीन मिलेगा. इसमें तो हाइड्रोजन आएगा ही नहीं जब इसमें कहीं से है ही नहीं. पानी तो नहीं डाला आपने पिघला हुआ सीजियम क्लोराइड यूज किया. तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोलाइजिंग मोल्टन सीजियम क्लोराइड में इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि कहीं से भी पानी हाइड्रोजन बन सके. तो दैट इज द राइट ऑप्शन. फिर हमने एक डायग्राम के जरिए आपसे कहा, ये वही डायग्राम है जिसमें हम एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन के लिए एल्यूमिना की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं. एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड. पूरा हमने आपके सामने एक स्केच बना दिया, उसमें शो कर दिए कि कार्बन के एनोड हैं, कैथोड भी कार्बन का है, एनोड भी कार्बन का है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हमने मोल्टन क्रायोलाइट में के साथ एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज किया हुआ. विच स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस इज करेक्ट? अब बताइए इसमें क्या हो रहा है. पहली बात, एल्यूमिनियम आयंस आर रिड्यूस्ड टू एल्यूमिनियम बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन. ये है सही जवाब कि कैथोड पर एल्यूमिनियम के आयंस जो हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्यूमिनियम बनाते हैं. इस तरीके से एल्यूमिनियम इस प्रोसेस में बन रहा है. लेकिन लेट्स सी द अदर ऑप्शन. एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू क्रायोलाइट. इसमें लिखा है जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्रायोलाइट की मदद से रिड्यूस होता है. इसमें बिजली का कोई काम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय कार्बन इलेक्ट्रोड्स. कार्बन इलेक्ट्रोड्स आर इनर्ट हेयर, वो किसी इस रिएक्शन में कुछ नहीं कर रहे, ये भी गलत है. एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड. ये बिल्कुल ही पोंगी बात है. तो इस तरह से सही जवाब है ऑप्शन ए. फिर 100, हाइड्राइड्स आर कंपाउंड्स ऑफ एन एलिमेंट इन हाइड्रोजन ओनली. हमें पता है. विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सी बात ठीक नहीं है? द हाइड्राइड ऑफ कार्बन दैट कंटेन्स 4 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 कार्बन इज अ गैस कॉल्ड मीथेन. ये तो बिल्कुल सही बात है. The hydride of chlorine dissolve in water and to form an alkaline solution. This is foolish. हमें याद है क्लोरीन ग्रुप 7 में है और ये कोवलेंट हाइड्राइड बनाता है HCl, जो पानी में जाकर एसिडिक सोल्यूशन बनाता है. अल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक. तो B इज द राइट आंसर. और आप चाहें तो बाकी ऑप्शन भी देख लें. हाइड्रोजन का जो हाइड्राइड है सॉरी, वो हेबर प्रोसेस के जरिए बनता है, वो अमोनिया है. और हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है चूंकि वो पानी है. तो बाकी सारी बातें सही हैं, सिर्फ ऑप्शन बी गलत है. 101 विच स्टेटमेंट अबाउट अल्केन्स इज करेक्ट? इनमें से कौन सी बात अल्केन्स के लिए सही है? क्या अल्केन्स को पॉलीमराइज किया जाता है? हरगिज नहीं. अल्कीन और अल्काइन जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो वो पॉलीमराइजेशन करते हैं. अल्केन्स रिएक्ट विद ब्रोमीन बाय एडिशन. अल्केन किसी से भी एडिशन रिएक्शन नहीं करता, वो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करता है. अल्केन रिएक्ट विद क्लोरीन बाय सब्स्टिट्यूशन इज द राइट आंसर, क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के तहत ये रिएक्शन हमने पूरी तफसील से पढ़ा है. तो सी इज द राइट आंसर. और ये कहना ब्यूटेन हैज 3 मोर कार्बन एटम्स एंड 8 मोर हाइड्रोजन एटम्स देन मीथेन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 है. उसमें कार्बन तो 3 ज़्यादा है मगर हाइड्रोजन मीथेन से 6 ज़्यादा है, 8 नहीं. तो ये बात तो सीधी सी गलत है. 102 पे आ जाइए. वो क्या कहता है? Which statement about members of homologous series of alcohols is correct? अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज से मुतालिक सवाल है, बताइए इसमें से कौन सी बात ठीक है?
एन अल्कोहल विद 2 कार्बन एटम्स इन ईच मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मिथेनॉल, गलत है, जिसमें 2 कार्बन होंगे वो तो इथेनॉल कहलाएगा। ब्यूटानॉल कैन बी कंबस्टेड टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ओनली। तमाम अल्कोहल्स को जब कंबस्ट किया जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं, तो ब्यूटानॉल भी बनाता है, इसलिए यही सही जवाब है। 102 इज बी। और तीसरा अगर देखें, इथेनॉल इज दी ओनली अल्कोहल दैट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, जी नहीं, तमाम अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं सिवाय टर्शियरी अल्कोहल के। तो ये सही है, देयर आर सम जो कि नहीं होते, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही ऑक्सीडाइज होते हैं। तो इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल सब होते हैं, ये गाना गलत है। प्रोपेनॉल कैन बी मेड बाय कैटलाइज्ड एडिशन ऑफ स्टीम टू ईथीन, ईथीन में स्टीम या पानी ऐड करें तो उससे इथेनॉल मिलता है, प्रोपेनॉल नहीं मिलता। 103, an element is in period 3 and group 7 of the periodic table. Which statement about this element is correct? एक एलिमेंट जो है वो पीरियोडिक टेबल के तीसरे पीरियड में और 7वें ग्रुप में है, तो बताइए उसके मुतालिक कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। उसके मुतालिक ये कहना सही होगा कि वो +1 चार्ज वाला कैटाइन बनाता है, जी नहीं। वो 3 इलेक्ट्रॉन उसके लास्ट ऑर्बिट में है, जी नहीं। उस एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, यस। अगर वो ग्रुप 7 में है तो उसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। वो चूंकि पीरियड 3 में है तो उसके पास टोटल 3 ऑर्बिट होंगे, तो ये लास्ट ऑप्शन के उसके पास 7 शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी गलत है। तो सही जवाब है सी, 103 का जवाब है सी। Petroleum is separated into fractions by fractional distillation. Which fraction distills off at the highest temperature? वो चीज़ें हाईएस्ट टेम्परेचर पर डिस्टिल ऑफ होती हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट उनका ज़्यादा होता है जिनके अंदर कार्बन एटम्स की तादाद ज़्यादा होती है। तो डीजल, पैराफिन यानी केरोसिन और पेट्रोल में के मुकाबले में लुब्रिकेटिंग ऑयल्स के अंदर कार्बन एटम्स की तादाद कोई 20 के करीब होती है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर हमें मिलता है। तो ये वो जो चार्ट है, थोड़ी सी ये फैक्चुअल नॉलेज है कि हमें याद हो, तो ये ऑप्शन सी हो गया। फिर विच सब्सटेंस इज नॉट ए रॉ मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? रॉ मटेरियल से मुराद वो चीज़ें हैं जो रिएक्शन के लिए हम लेकर आते हैं, जो रिएक्शन के दौरान खुद से बनती हैं वो नहीं। तो हम जब सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं तो पहला स्टेप होता है कि सल्फर को या आयरन पायराइड को हवा में जलाएं, तो एयर होनी चाहिए और सल्फर होना चाहिए, तो ये तो दोनों रॉ मटेरियल हैं। फिर हमें 2-3 स्टेप्स में पानी इस्तेमाल करना होता है, प्योरीफिकेशन में भी और बिल्कुल लास्ट में भी, तो वो भी रॉ मटेरियल है। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल नहीं है, वो तो हमने पहले स्टेप में सल्फर और ऑक्सीजन को हीट करके खुद बनाया है, इसलिए सी इज द राइट ऑप्शन अगेन, विच इज नॉट ए रॉ मटेरियल, इज सल्फर डाइऑक्साइड। फिर 106 में हमने पीरियोडिक टेबल की आउटलाइन बनाई है, और उसमें 4 एलिमेंट शो किए हैं WXYZ, और आपसे उसके मुतालिक 3 स्टेटमेंट्स दी हैं और फिर पूछा है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। एक से ज़्यादा स्टेटमेंट ठीक हो सकती हैं। ऑप्शन दिए हैं। पहली स्टेटमेंट, एलिमेंट X व WXYZ फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। पीरियोडिक टेबल से देख रहे हैं आप कि ये जो आपके सामने स्केच बना हुआ है ये पहले 5 पीरियड्स का है, साफ नजर आ रहा है। पहले पीरियड में बीच में एक डब्बा लगा हुआ जो हाइड्रोजन है, जिसकी कोई जगह ही नहीं है। दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें भी 18, तो ये पहले 5 हैं। और इस तरह ये भी नजर आ रहा है कि जो दरमियानी हिस्सा है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो एक्स और वाई तो ट्रांजिशन एलिमेंट में आ रहे हैं, लेकिन डब्ल्यू तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में आ रहा है, वो कैसे कलर्ड कंपाउंड बनाएगा? स्टेटमेंट 1 गलत है। एलिमेंट XYZ है हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब XY का तो चलेगा, वो तो मेटल है, लेकिन Z अगर आप देखें तो हेलोजेंस में है, और अगर इतने हेलोजेंस आपको याद हैं तो पहला फ्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा ब्रोमीन, तो ये ब्रोमीन है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसे हाई हो सकता है? ये भी गलत है। एलिमेंट X एंड Y एक्ट एज ए कैटलिस्ट, X और Y दोनों ट्रांजिशन एलिमेंट है और यस दे एक्ट एज ए कैटलिस्ट। तो ऑप्शन 3 जो है, इस थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और इसका मतलब है ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा, 3 ओनली। फिर हमने 107 की तरफ नजरें दौड़ाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंडेंसेशन पॉलीमर? इनमें से कौन सा पॉलीमर कंडेंसेशन के नतीजे में नहीं बना? देखिए, नायलॉन बनता है बाय द कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायमीन। प्रोटीन बनता है बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड। टेलिलीन बनता है बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ
टेरिफैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल, सिर्फ पॉलीथीन है एडिशन पॉलीमर ऑफ इथीन, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 8108 4 compounds are shown, 4 कंपाउंड आपके सामने बने हुए, which pair of compound have same empirical formula। आपने उन सब में ये देखना है कि 2 कंपाउंड ऐसे हैं जिनका एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है। तो तरीका ये है कि आप इन सब के स्ट्रक्चर से इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाएं और फिर वे देखें कि क्या होगा। तो देयर इज 108 में आपके सामने जो नंबर 1 बना हुआ है उसका अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाऊं तो उसमें टोटल 4 कार्बन है, 5 और 3 8 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। ठीक है। कंपाउंड नंबर 2 उसमें मेरे पास 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। कंपाउंड नंबर 3 में मेरे पास 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। और कंपाउंड नंबर 4 में मेरे पास 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। अब मेरे पास साफ दिख रहा है मुझे कि अगर मैं ऑप्शन 1 में से 2 कॉमन ले लूँ तो बचेगा C2H4O और ये ऑप्शन 3 के बराबर है। तो इन दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो गया। ठीक है। तो फिर ऑप्शन है बी, क्योंकि बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 1 and 3। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 109। द वर्क डन बाय सिस्टम इज 10 जूल। When 40 joule of heat is supplied to it, what is the increase in internal energy? तो अगर आप कहें work done by a system, तो इसका मतलब है W जो है वो +10 जूल है और आपने कहा कि when 40 joule of heat is supplied to it, what is the increase in internal energy? तो Q जो है वो हमारे पास है प्लस में ही 40 जूल। तो अब डेल्टा E का फॉर्मूला होता है Q माइनस W। तो 40 में से जब मैं 10 माइनस करूंगा तो आंसर आएगा 30 जूल एंड दैट इज माय ऑप्शन बी आल्सो। 110 में आपसे कहा है अमंग फॉलोइंग द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड इज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड वो होते हैं जिनमें ग्रुप 3 का एलिमेंट हो, क्योंकि ग्रुप 3 के एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग करके 6 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर आप देखें तो कार्बन ग्रुप 4 का है तो CCl4 में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉस्फोरस ग्रुप 5 का है, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और डी में फिर दोबारा कार्बन है। तो ऑप्शन 1 में जहाँ ग्रुप 3 का एलिमेंट है बोरॉन क्लोराइड, बोरॉन क्लोराइड का अगर आप डॉट क्रॉस मॉडल बनाएंगे तो वो 3 क्लोरीन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो उसके लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 111 में हमने आपसे कहा है कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, मॉलिक्यूल रेज इन काइनेटिक एनर्जी व्हेन। काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ती है जब जाहिर बात है उन्हें हीट करते हैं। तो हमने जो 4 प्रोसेस दिए हैं, जरा सोचिए इसमें से कौन हीटिंग के जरिए हो रहा है। क्या फ्रीजिंग, लिक्विड का सॉलिड में फ्रीज होना हीटिंग से होता है? जी नहीं। क्या गैसेस का कंडेंस होकर लिक्विड बनना हीटिंग है? नो। लेकिन सॉलिड का मेल्ट होकर लिक्विड बनना हीटिंग है, इसलिए सॉलिड melts to liquid is option C. There are dash atoms represented in the formula। ये सबसे आसान मेरे ख्याल में सवाल है कि आपको सिर्फ कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्मूले में मौजूद एटम्स की तादाद गिननी थी। तो कैल्शियम 3 है और टेकन ट्वाइस का मतलब है दो चीज़ें ब्रैकेट में उन्हें डबल कर दें। तो ब्रैकेट में 1 फॉस्फोरस और 4 ऑक्सीजन है, डबल हो जाएंगे तो ये टोटल 10 एटम बन जाएंगे। 3 ये 13 इज द आंसर विच इज ऑप्शन सी। In a sample of air at 25 degrees centigrade, the molecules of oxygen, nitrogen, and carbon dioxide all move with different average speed. Which of the following lists the molecule in order of decreasing average speed? याद रहे जिसका molecular mass ज़्यादा उसकी speed कम। तो इस हिसाब से आपको सिर्फ ये मालूम करना है कि इनमें से चारों गैसेस के molecular mass कितने हैं। फास्ट वो होगा जिसका molecular mass कम होगा और स्लो वो होगा जिसका molecular mass ज़्यादा होगा। नाइट्रोजन का molecular mass 28, ऑक्सीजन का 32 और कार्बन डाइऑक्साइड का 44। तो इस तरह सबसे कम नाइट्रोजन का, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो ये ऑर्डर बनेगा कि नाइट्रोजन फास्ट और कार्बन डाइऑक्साइड स्लो। तो ये ऑप्शन हमारे पास डी में मौजूद है।
114 what are the dash are the weakest attractive forces, ionic, covalent, polar bond, इन सब में सबसे weakest जो है वो वॉन डेर वाल फोर्स है जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, सबसे पहले ऑप्शन में दी गई है, दैट इज द आंसर। 115 में कहा है डैश आर द मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी विच ओरिजिनेट इन द पीरियोडिक चार्ट, तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जीज किसमें होती हैं, जो पीरियोडिक टेबल में चूँकि अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है तो राइट साइड पर, नॉन मेटालिक वाली साइड पर, और डाउन द ग्रुप कम होती है तो ऊपर, तो अपर राइट कॉर्नर जो है वो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जीज रखता है, दैट इज ऑप्शन सी। 116 if 49 grams of sulfuric acid react with 80 grams of NaOH, how much reactant will be left over after the reaction is complete? भाई आपने इस सवाल का अक्सर बच्चों ने हमसे पूछा, बेचारों ने इतना आंसर पता चलने के बाद भी उनकी ना समझ में आया। भाई बात ये है कि H2SO4 इक्वेशन ना भी लिखें अगर आप, तो आपको नजर आ रहा है H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है और सोडियम हाइड्रोक्साइड में 1 OH है। इसका मतलब है इन दोनों में जब रिएक्शन होगा तो 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 से मिलकर सॉल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं आफ्टर द रिएक्शन इज कंप्लीट, यानी सारा सल्फ्यूरिक एसिड हमारा ख़त्म होना है। तो अब अगर मेरे पास ये 49 ग्राम है तो 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड हाफ मोल बनता है। सल्फ्यूरिक एसिड को 98 मोलर मास है, इसका डिवाइड करें 0.8, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का 80 ग्राम है, उसका मोलर मास 40 है, ये 2 मोल बनता है। तो अब रिएक्शन के मुताबिक सल्फ्यूरिक एसिड जितना भी होगा आपको NaOH उससे डबल चाहिए। तो अगर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड 0.5 मोल है तो व्हाट इज दी सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड, तो इसका डबल करें 1 मोल NaOH हमें चाहिए। इसका मतलब आपने कितना NaOH ले रखा है 2 मोल, तो 1 मोल एक्स्ट्रा हो गया ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाफ मोल सल्फ्यूरिक एसिड से सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल रिएक्ट करेगा, और आपके पास चूंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल है तो 1 मोल बच गया। 1 मोल का मतलब 40 ग्राम्स, एक तरीका। दूसरा तरीका है, बनाइए स्टिचोमेट्री वाला हिसाब, कि सल्फ्यूरिक एसिड इस इक्वेशन के मुताबिक 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड विल रिएक्ट विद 80 ग्राम NaOH, तो फिर 49 ग्राम, ये मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ ऐसे, तो ये आंसर आएगा 40, यानी 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड 40 ग्राम NaOH से रिएक्शन करेगा और कितना बच जाएगा, बाकी का 40 ग्राम बच जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड 43 है, सॉरी 80 है, तो उसमें से 40 बच जाएगा। इसमें आसानी की बात ये थी कि टाइपोग्राफिकल एरर की वजह से सी और डी दोनों में 40 ग्राम है, तो अब अगर किसी ने डी का 40 लिख दिया है तो भी चलेगा, सी का 40 लिख दिया है तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम पर इत्तेफाक से यही सही जवाब है। इसलिए सी एंड डी है ही, लिखा ही एक ही ऑप्शन है, तो इसलिए तो होना ही होना सही है डी के। और अगर किसी को इसके नंबर नहीं मिले तो भाई वो 1 नंबर ऐड हो गया है, आप टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन सी और डी के अलावा किसी ने कुछ और लिखा है तो वो नहीं चलेगा। The KSP of AgCl is 1.9 into 10 to the power minus 10. What is the molar concentration of silver ion in 1 liter of a saturated solution of silver chloride? अब आपको यहाँ याद रखना है कि सिल्वर क्लोराइड उन सॉल्ट्स में से है जो 1 to 1 आयनाइज होते हैं, और इसमें आपको याद है हमने केस 1 कहा था KSP का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर, कि अगर AgCl की कंसनट्रेशन x है तो उससे x सिल्वर बनेगा और x क्लोराइड बनेगा। तो अब ये x क्या है, ये है कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर, तो KSP की वैल्यू 1.9 इंटू 10⁻⁻10 आपने दी हुई है, और अगर मैं x निकाल लूँ तो वो सिल्वर की कंसंट्रेशन है और क्लोराइड की भी वही है, दोनों की बराबर ही होगी। तो हमें चूंकि सिर्फ सिल्वर की चाहिए तो वी जस्ट नीड द स्क्वायर रूट। अब कहाँ कैलकुलेटर के बगैर स्क्वायर रूट निकालेंगे, मैंने कहा भाई क्या जरूरत है निकालने की, सिर्फ पावर का निकालिए ना। 10⁻⁻10 का स्क्वायर रूट लेंगे तो पावर हाफ हो जाएगी, 10⁻⁻5। सारे ऑप्शंस में देख लीजिए, एक भी 10⁻⁻5 नहीं है सिवाय सी के। आपको ये देखने की जरूरत ही नहीं कि उसके साथ 1.38 है या कुछ है, वही आएगा, घर बैठ के जाकर दोबारा कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा। तो यहाँ ट्रिक ही यही है कि आपको गैस करना है कि व्हाट शुड बी द राइट आंसर, और वो होना चाहिए जिसकी पावर 10⁻⁻5 हो, दैट इज ऑप्शन सी। Graham declared that the rate of diffusion of gas is inversely proportional to the square root of its molecular mass. Rate of diffusion और rate of diffusion दोनों के लिए एक ही रूल है, तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहलाता है, इसलिए यहाँ तो कोई मसला ही नहीं है, ऑप्शन ए।
119 में आपको चार चीज़ों के फॉर्मूले दिए हुए हैं और आपसे पूछा है विच स्टेटमेंट अबाउट दीज आयंस इज करेक्ट, कि ये दे इन सब में क्या चीज़ कॉमन है। तो इन्होंने कहा इन सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इन देयर आउटर शेल। ऐसा नहीं है क्योंकि साफ दिख रहा है लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर सिर्फ 3 है और वो उसने कैटाइन भी बनाया हुआ है, उसके पास तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है भाई। लेकिन बी इज़ द राइट ऑप्शन कि ये सब नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल किए हुए हैं, इन सब ने उतने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन किए हैं कि इन्हें नियरेस्ट नोबेल गैस मिल जाए। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 120, what is the Kc for the reaction if at equilibrium the concentration of N2O4 is 4 into 10 की power minus 2 and that of NO2 is 2 into 10 की power minus 2। तो ये सवाल सॉल्व करना है, इक्वेशन हमें गिवन है, इसमें हमें Kc की वैल्यू निकालनी है। N2O4 फॉर्मिंग 2NO2, तो Kc का फॉर्मूला बनेगा कि आप कंसंट्रेशन ऑफ NO2 का स्क्वायर लेंगे और कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 ऐसे ही नीचे आएगी। दोनों वैल्यू दी हुई है आपको। NO2 हमें दिया गया है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 2, इसका कीजिए स्क्वायर, और N2O4 दिया गया है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ऊपर हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 और नीचे होगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो 4 से 4 कैंसिल, ऊपर 10 की पावर माइनस 4 है, नीचे 10 की पावर माइनस 2 है, बचेगा 10 की पावर माइनस 2। और ये जवाब 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2 करके लिखा है, इट्स द सेम थिंग, और ये है ऑप्शन ए। 121 में आपको सवाल दिया गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन अकॉर्डिंग टू हुम्स रूल। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1, और ये ऑप्शन सी में मौजूद है। Which of these groups may have a metalloid? तो मेटलॉइड अमूमन उन ग्रुप्स में होते हैं जो पी ब्लॉक में हैं और जहां मेटल और नॉन मेटल दोनों मौजूद हैं। तो ग्रुप 3, ग्रुप 4 और ग्रुप 5 है आइडियल। तो अब उसमें से जो यहाँ दिया गया है वो ग्रुप 5 है, इसलिए ग्रुप 5 ए हमारा जवाब होगा, विच इज ऑप्शन सी। 123 में कहा डैश इज दी ओनली लिक्विड मेटल टू बी लिक्विड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मेरे ख्याल में सारी दुनिया को पता है मरकरी, इज ऑप्शन ए। इजी क्वेश्चन। 124 डैश हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखिए इसका सवाल है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और आर्हीनियस थ्योरी में हमने पढ़ा था, जो पानी में जाके सबसे ज्यादा आइंस बनाता है वो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है। तो अब इसमें NaCl के दो ऑप्शन दिए हुए हैं। NaCl से तो एक कैटाइन और एक एनाइन बनेगा, इसलिए वो तो रूल आउट हो गया। बेरियम क्लोराइड जो है, बेरियम क्लोराइड सॉरी, ये पानी में जाएगा तो एक बेरियम का कैटाइन बनेगा, 2 क्लोराइड के बनेंगे। इसके 1 मोल से 3 मोल आइंस बन रहे हैं। लेकिन अब हमने दो ऑप्शन दिए, एक 0.1 मोलर एक 0.2 मोलर। तो भाई किसमें मोल ज्यादा होंगे? 0.2 मोलर में। तो 0.1 मोलर बेरियम क्लोराइड के मुकाबले में 0.2 मोलर बेरियम क्लोराइड में ज्यादा आइंस होंगे, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। 125 on sliding a group electropositive nature of elements down the group, स्लाइडिंग दी ग्रुप नीचे जाते हुए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है, ऑप्शन बी। 126 the formula of an oxide of uranium is UO2, what is the formula of the corresponding chloride? भाई जब आपसे कहा कि यूरेनियम के ऑक्साइड का ये फॉर्मूला है तो इसका क्या मतलब हुआ? ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो हो गया -4, तो यूरेनियम का चार्ज क्या हो गया? +4। अब ये +4 चार्ज वाला यूरेनियम अगर क्लोरीन से मिलेगा तो फॉर्मूला बनेगा UCl4, और UCl4 इज ऑप्शन बी। 127 एपरेटस हमें दिया गया है जिसमें हमने आपको सेटअप किया है कि हम एक मेटल को, स्पून है जिसको हम कॉपर प्लेट करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जब हमने ये सेटअप लगाया तो कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या गलती है? तो भाई गलती ये है कि हम जिस चीज़ की प्लेटिंग करेंगे, यानी जो चम्मच हमने लगाया हुआ है उसे कैथोड होना चाहिए, और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो द स्पून शुड बी द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। The carbon of alkane series have the hybrid orbital elected as, alkane के कार्बन एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, ऑप्शन सी। 129 which if Kc is small then it points out that the dash takes place at a lower product concentration।
तो अगर Kc की वैल्यू कम हो तो इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट की लोअर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन पे बनता है। जितना छोटा Kc होगा इक्विलिब्रियम पे उतना कम प्रोडक्ट और उतना रिएक्टेंट ज्यादा होता है। तो इक्विलिब्रियम इज द आंसर व्हिच इज ऑप्शन ए। Which statement about the manufacture of ammonia by the Haber process is correct? कौन सी स्टेटमेंट इस बात के लिए सही है कि हेबर प्रोसेस से जब हम नाइट अमोनिया बनाते हैं, ये है इक्वेशन, रिवर्सिबल है। तो इन्होंने कहा द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर एलिमेंट्स, ऐसा तो नहीं है भाई, प्रोडक्ट तो कंपाउंड है। द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर गैसेस, हाँ ये सही है, नाइट्रोजन भी गैस, हाइड्रोजन भी गैस, अमोनिया भी गैस, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। Which of the following occurs in the contact process? इसमें से कौन सी चीज कॉन्टैक्ट प्रोसेस में होती है? क्या हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करते हैं? जी नहीं। सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करते हैं, कोशिश होती है लेकिन वो तो डिसॉल्व ही नहीं होता, इसलिए ये भी नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं? जी नहीं। सल्फर ट्राइऑक्साइड को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डालकर उलियम बनाते हैं, दैट इज द ऑप्शन डी। 132 इसमें कहा विच कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल? इथेनॉल की ऑक्सीडेशन से हमें इथेनॉइक एसिड मिल सकता है, पहले स्टेप में इथेनॉल फिर इथेनॉइक एसिड, लेकिन बाकी जो चीजें दी हैं तो एक तो मिथेनॉल है, वो तो जादू से ही बनेगा फिर, और बाकी दोनों एस्टर हैं, वो तो नहीं बन सकते, तो इसलिए डी इज द राइट आंसर। Which statement applies to all three compounds ethane, ethene and ethanol? इन तीनों पर एक कौन सी स्टेटमेंट लग सकती है? One molecule of each compound contain the same number of carbon atoms. यही सही बात है क्योंकि तीनों में दो दो कार्बन होंगे, तीनों ईथ है। जबकि ये कहना कि वन मोल ऑफ ईच कंपाउंड कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा नहीं है। ईथेन में C2H6 है, ईथीन C2H4 है, यही गलत हो गई। दे ऑल अकर इन क्रूड ऑयल, ऐसा नहीं है। ईथेन क्रूड ऑयल में होते हैं, इथेनॉल नहीं होता। They all are liquid at room temperature, ऐसा नहीं है। इथेन और इथीन गैस है, इथेनॉल लिक्विड है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। A student investigated the reaction of different vegetable oils with hydrogen. 100 centimeter cube of hydrogen was passed through 1 gram samples of vegetable oils containing a suitable catalyst. The volume of hydrogen remaining after each reaction was recorded. ये बड़ा अच्छा सवाल है, आपको समझना चाहिए। वेजिटेबल ऑयल में मैंने आपसे कहा था कि इनमें they are the triesters of glycerol with unsaturated fatty acid. Unsaturated का मतलब है जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं। एग्जाम्पल भी दी थी, एक उलियक एसिड है, एक लिनोलिक एसिड है, एक लिनोलेनिक एसिड है, एक में एक डबल बॉन्ड है, एक में दो डबल बॉन्ड है, एक में तीन डबल बॉन्ड है। तो अब जिसमें डबल बॉन्ड होगा उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो अगर मैं किसी वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजन से रिएक्शन कराऊं और वो भी कैटलिस्ट की मौजूदगी में, वो भी कौन सा होगा सूटेबल कैटलिस्ट? वो होगा अपना निकल। तो हाइड्रोजन हमारे ऑयल में ऐड हो जाएगा। तो मैं अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑयल के साथ हाइड्रोजन को मिक्स करूंगा तो जहां हाइड्रोजन रिएक्शन कर लेगा वहां उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा। तो जिस ऑयल में जितने ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे वो उतनी ज्यादा हाइड्रोजन को ऐड करेगा, और जिसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं होगा वो तो हाइड्रोजन को ऐड नहीं करेगा ना। तो जब वो हाइड्रोजन को ऐड नहीं करेगा तो हाइड्रोजन जितना था उतना ही रहेगा। अब डेटा में देखिए जो पी है वेजिटेबल ऑयल नंबर 1, उसमें हमने कहा आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया था सर, वो वैसे का वैसे ही पड़ा रहा, हाइड्रोजन में कुछ भी कमी नहीं दिखाई। क्यू में हाइड्रोजन 100 से 87 हो गया, आर में 63 हो गया, और एस में तो सारा ही खत्म हो गया। इससे क्या साबित हुआ? एस में बहुत ज्यादा डबल बॉन्ड थे, हाईली अनसेचुरेटेड। आर भी अनसेचुरेटेड है और क्यू भी थोड़ा बहुत अनसेचुरेटेड है क्योंकि थोड़ा थोड़ा हाइड्रोजन तो उसने भी खाया है, लेकिन पी बिल्कुल भी नहीं है, पी इज सेचुरेटेड। तो वो हमसे क्या पूछना चाहते हैं? विच वेजिटेबल ऑयल आर अनसेचुरेटेड? तो पी सेचुरेटेड है, बाकी तीनों अनसेचुरेटेड है, क्यू आर एस। तो QRS is option C. What is the empirical formula of ethanoic acid? अभी भी कोई पूछने की बात है। पहली बात, इथेनॉइक एसिड बना दीजिए। इथेनॉइक एसिड एसिडिक एसिड है, CH3COOH, जिसको आप लिखते हैं C2H4O2। इसका empirical formula बनेगा CH2O, और CH2O is option A. 136 हेलोजन अल्केन्स यानी कि हेलो अल्केन्स, इनको आप कहते हैं अल्काइल हैलाइड, आर इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस रिएक्शन। इन पर्टिकुलर दे अंडरगो ए रेंज ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, ये हमें पता है। विच रिएक्शंस प्रोसीड ओनली बाय एन SN1 मैकेनिज्म? SN1 मैकेनिज्म से कौन से रिएक्शन करते हैं? जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होते हैं। अगर आप देख लें इन तीनों को तो इसमें डी जो है वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, CH3 टेकिन थ्राइस CBr वाला, तो ये हमें SN1 मैकेनिज्म देगा।
फिर 137। अच्छा, अब 137 में आपको एक बात ये की गई है कि आपके पास था डेकेन, हमने उसकी क्रैकिंग की और उसे बना दिया ईथीन, फिर हमने इसकी पॉलीमराइजेशन की और उसे बना दिया पॉलीईथीन। तो अब आपको भी नजर आ रहा है डेकेन में 10 कार्बन होंगे, ईथीन में 2 कार्बन होंगे और पॉलीईथीन में तो भाई समझो हजारों कार्बन होंगे। तो अब ये बात देख लेने के बाद उन्होंने कहा है हमने नीचे ग्राफ बनाए, जरा बताइए इनमें से कौन सा ग्राफ जो है इस प्रोसेस को जाहिर कर रहा है। मॉलिक्यूलर साइज, तो मॉलिक्यूलर साइज फर्स्ट स्टेप में था डेकेन 10 कार्बन वाला, कम हो गया और उसके बाद फिर बढ़ गया। तो ग्राफ का साइज शेप कैसा होना चाहिए कि पहले मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा था, फर्स्ट स्टेप में कम हुआ और फिर बढ़ गया। तो जो इस शेप का डायग्राम है या ग्राफ है वो सही ग्राफ है और वो ऑप्शन डी में है। 138 में कहा है कि आपके पास एक कंपाउंड है X C6H12O, ये है X। आपने इसे ऑक्सीडाइज किया है बाय एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, दोनों भाई भाई हैं, और इससे हमने आपको इसकी ऑक्सीडेशन से आपने बना दिया है क्या, कंपाउंड Y। इसके बाद आपने इस कंपाउंड Y को इथेनॉल से रिएक्शन करवाया और एक एस्टर लिटिल कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, और इससे एक लिक्विड बना दिया Z। बताइए वो Z क्या होगा। तो भाई आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये जो आपको कंपाउंड C6H12O दिया है जो ऑक्सीडाइज होकर कंपाउंड Y बन रहा है, ये एक अल्कोहल है जो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है। और फिर जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं किसी भी अल्कोहल से तो एस्टर बनता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि चूंकि इस फॉर्मूले में 6 कार्बन थे, इसलिए जो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा Y, वो 6 कार्बन वाला हेक्सानोइक एसिड होगा। सिक्स कार्बन, हाइड्रोजन अगर गिन लें आप 12 हैं और सिर्फ एक ऑक्सीजन बढ़ा है क्योंकि आपने ऑक्सीडेशन कर दी, ठीक है ना। ये हेक्सानोइक एसिड हो गया Y। इसके साथ अगर मैं इथेनॉल का रिएक्शन कराऊंगा तो एस्टर बनेगा। तो आपको याद हो कि एस्टर में COO ग्रुप होता है और O के साथ वो वाला अल्काइल ग्रुप जाता है जो अल्कोहल में है, और कार्बन ये जो है एस्टर ग्रुप का कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इसके साथ ये वाला 5 कार्बन वाला पूरा ग्रुप जाएगा, यानी कि ये। और इसका नाम अगर आप देखेंगे तो इथाइल हेक्सानोएट होगा। तो ज़रा चेक कीजिए ये कहाँ नज़र आ रहा है आपको इथाइल हेक्सानोएट, तो ये ऑप्शन सी में नज़र आ रहा है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 139 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बड़ा, काफ़ी लोगों को परेशान कर गया, उनको करना भी चाहिए था, मैंने पहले सोचा ना दूँ, तो मैंने कहा एक तो दे सकते हैं ना भाई, क्या हो गया। तो ये क्या कहता है, ये कहता है भाई आपके कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C10H14O। एक फीचर ये है कि ये अनरिएक्टिव है टुवर्ड्स दी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट इन सब से तो ऑक्सीडाइज होता ही नहीं है। अच्छा भाई, तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ X। तो अब अगर हमने उस कंपाउंड की डिहाइड्रेशन की है तो बताइए इनमें से कौन सी चीज बनी है। पहली बात ये कि आपको चारों ऑप्शन देखकर अंदाजा हो गया कि इस कंपाउंड में बेंजीन रिंग के साथ 4 कार्बन की एक ब्रांच लगी हुई है जिसमें OH ग्रुप मौजूद है, क्योंकि OH ग्रुप जिसमें अल्कोहल होता है उसी की तो डिहाइड्रेशन से डबल बॉन्ड आता है, अल्कीन आता है। तो अब आपको हिंट ये दिया है कि वो ऑक्सीडेशन नहीं कर रहा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, जबकि अभी भी बात हुई है कि अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। तो कौन सा अल्कोहल ऐसा है जो ऑक्सीडाइज नहीं होता, टर्शी अल्कोहल। आपको गैस करना है इन चारों ऑप्शंस में से कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें टर्शी अल्कोहल मौजूद था, यानी जो टर्शी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से बना है। तो इसका बहुत आसान तरीका ये है, चारों में क्या लिखा हुआ है ऊपर, ये बताइए कौन सा ऑप्शन डिहाइड्रेशन ऑफ X से बना है। तो आप चारों में डिहाइड्रेशन ऑफ X से हमेशा डबल बॉन्ड आता है। तो चारों में जहाँ डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, आप उस डबल बॉन्ड में वाटर ऐड कीजिए और देखिए अल्कोहल बन जाएगा। आपको देखना यह है कि कौन सा किसका अल्कोहल टर्शरी अल्कोहल है। मैं आपके सामने तफसील से बनाता हूँ। ऑप्शन ए में आपके पास ये कंपाउंड है
इन्होंने कहा ये कंपाउंड हमारे कंपाउंड एक्स की डिहाइड्रेशन से बना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसमें वाटर ऐड कर दूं तो ये दोबारा एक्स बन जाएगा। जब मैं इसमें वाटर ऐड करूंगा तो ये दोनों कार्बन पे है ना डबल बॉन्ड, तो क्या बनना चाहिए? OH will be added to the carbon which contain less number of hydrogen atom। मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक ये बनना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ये कंपाउंड का फॉर्मूला वही है जो ऊपर लिखा हुआ है C10H14O, लेकिन इसमें जो OH है ये सेकेंडरी कार्बन से लगा हुआ है और ये OH ऑक्सीडाइज होकर कीटोन में कन्वर्ट हो सकता है। और हमारे वाले एक्स की क्या खूबी बताई गई थी कि वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। इसका मतलब है ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। इसी तरह सोचिए और ऑप्शन बी देखिए। ऑप्शन बी में भी आपको यही नजर आएगा कि अगर आप उसमें डबल बॉन्ड वाले दो कार्बन में वाटर ऐड करेंगे तो आपको एक अदद सेकेंडरी अल्कोहल ही मिलेगा, और सेकेंडरी अल्कोहल हमारा आंसर नहीं है। मैं आपके लिए फिर बना देता हूँ। इसमें तो दोनों में से जिसके साथ आप OH लगाना चाहें लगा लें, क्योंकि दोनों ही एक जैसे हैं, लेकिन दोनों सूरतों में आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। तो सेकेंडरी अल्कोहल मेरा आंसर नहीं है। मेरा आंसर वो है जिससे टर्शरी अल्कोहल मिले। तो मेरा ख्याल में खुद ही जंप कर लें। ऑप्शन डी में आपके सामने जो कंपाउंड बना हुआ है वो आपके लिए सही जवाब है, क्योंकि उसमें ये कंपाउंड बना हुआ है। जब आप इसमें वाटर ऐड करेंगे तो OH लगेगा उस कार्बन के साथ जिसके साथ इस वक्त कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, यानी कि इसके साथ, और ये बन गया एक अदद टर्शरी अल्कोहल। ये कंपाउंड है, फॉर्मूला चेक कर लीजिए, C10H14O। C10H14O आप चेक कर लें, क्योंकि ये जो बेंजीन रिंग होता है ये होता है C6H5। किसी को याद ना आ रहा हो तो मैं बता दूं, C6H5 ये है। उसके बाद 1 2 3 4 कार्बन, C10 हो गया। हाइड्रोजन गिन लीजिए, 3 और 3 6 और 2 8 और 1 10, ये हो गया 14। और इसके बाद एक इसमें ऑक्सीजन है। तो अब आपके पास सारा मामला आसान हो गया कि जो कंपाउंड आपने इस्तेमाल किया था वो ऑप्शन डी में मौजूद है। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, आप हर लिहाज से चेक कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला C10H14O बन रहा है। 4 कार्बन रिंग के बाहर हैं, 6 कार्बन रिंग में हैं, 5 हाइड्रोजन रिंग में हैं और 9 हाइड्रोजन बाहर हैं और 1 ऑक्सीजन। तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला C10H14O बन रहा है। ये चूंकि टर्शियरी अल्कोहल है इसलिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ये बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करेगा, और फिर जब हम इसकी डिहाइड्रेशन करेंगे तो ऑप्शन डी बनेगा। जरा सा टेढ़ा सवाल था, लेकिन बहरहाल मैंने इसलिए इसको ज़्यादा टाइम दे दिया। And then finally 140 is a simple question जिसमें कहा है which diagram directly describe the behavior of a fixed mass of an ideal gas। इसमें कौन सा आइडियल गैस के लिए ग्राफ है जिसमें आपने देखा टेम्परेचर 4 ग्राफ बनाए गए हैं। पहला ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम का है, जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये बॉयज लॉ की कंडीशन है, इसमें ऐसा ग्राफ नहीं बनता, इसमें हाइपरबोलिक कर्व बनती है। दूसरे में उन्होंने कहा है पीवी का पी से ग्राफ बनाया है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो हमें याद होना चाहिए पीवी कांस्टेंट होता है, इसलिए ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। इसी तरह सी में भी जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो गलत है। अलबत्ता डी में हमें नजर आ रहा है टेम्परेचर उन्होंने कह दिया केल्विन में हो अगर, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चार्ल्स लॉ के मुताबिक तो उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। सो द सही आंसर इज दिस, ये वाला ग्राफ जो है टेम्परेचर और वॉल्यूम का एट कांस्टेंट प्रेशर शुड बी दी राइट ऑप्शन। तो ये हमने आपके सामने सारे पेपर्स के आंसर्स बता दिए, जिसमें आपकी सहूलत के लिए आराम से इस वीडियो को देखिएगा और इसकी स्लाइड्स भी। अब तो पूरी वीडियो आपको हम इंशाल्लाह लिंक भेज देंगे तो आपका सारा मसला हो जाएगा। तो फिर मॉक 2 में भी इंशाल्लाह ऐसा ही करेंगे। थैंक यू।